Good morning, student. Today I will discuss another method of value added of one firm. In this method there are only 3 steps. With the help of these 3 steps we can calculate net value added at factor cost by one firm. Okay, this another method of value added can be explained with the help of an example. Okay, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस वैल्यू एडिड का जो दूसरा मेथड है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे. इसके अंदर सिर्फ 3 स्टेप्स हैं. उन 3 स्टेप्स की हेल्प से आप एक फर्म की नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब कैसे करेंगे वो देखिए. फर्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब ये होता है कि किसी भी फर्म ने जो गुड्स मैन्युफैक्चर किया उस गुड्स की इन टर्म ऑफ मनी में कितनी वैल्यू है. जैसे कोई भी पर्टिकुलर फर्म लॉक मैन्युफैक्चर करती है तो लॉक क्या हुआ, आउटपुट. अगर उसने 200 लॉक मैन्युफैक्चर किए तो 200 लॉक क्या है, आउटपुट. इन 200 लॉक की इन टर्म ऑफ मनी में क्या वैल्यू है, इन टर्म ऑफ मनी में क्या वैल्यू है उन 200 लॉक की, उसे कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट. तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट. और वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का बहुत सिंपल सा फार्मूला है, प्राइस इनटू क्वांटिटी. पर यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल क्वांटिटी से. अगर एक लॉक के प्राइस 100 हैं और 200 लॉक मैन्युफैक्चर हुए हैं, लॉक क्या है आपका, कोई भी गुड्स है. ठीक है, ये आपका आउटपुट है. तो इस आउटपुट की लॉक की आपको इन टर्म ऑफ मनी में क्या करनी है, वैल्यू मालूम करनी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट. इसका सिंपल सा फार्मूला है पर यूनिट प्राइस इनटू टोटल क्वांटिटी सेल. एक लॉक के प्राइस अगर 100 है तो 200 लॉक कितने के हुए, मल्टीप्लाई करने के बाद 20,000. तो 20,000 क्या कहलाएगा आपका, वैल्यू ऑफ आउटपुट. क्लियर. इसका एक और फार्मूला है कैलकुलेट करने का. वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने का एक और फार्मूला है, वो है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो चेंज इन स्टॉक आ जाएगा आपका. ठीक है, सपोज आपकी जो सेल है वो है 5,000 और चेंज इन स्टॉक जो गिवन है वो 15,000. 5,000 सेल प्लस चेंज इन स्टॉक 15,000, टोटल कितना हो गया आपका 20,000. तो ये भी क्या कहलाएगी आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने के 2 तरीके हुए. एक तो ये कि प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, या फिर सेल प्लस चेंज इन स्टॉक. एक्चुअली ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पर कि आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. अगर आपको पर यूनिट प्राइस गिवन है और टोटल क्वांटिटी सेल गिवन है तो प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से. अगर आपको सेल और गिवन है और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तब आप ये फार्मूला यूज करेंगे, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक. इससे भी आप वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर. तो फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया. वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए या तो प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से या सेल को प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक में, तो ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट. अब सेकेंड स्टेप में ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट आप निकाल चुके हैं 20,000. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो 20,000 है इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन.
इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल परचेस करने में जो आपका एक्सपेंडिचर हुआ या फ्यूल परचेस करने में जो आपका एक्सपेंडिचर हुआ वो कहलाएगा इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन। ठीक है, रॉ मटेरियल इज आल्सो नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। रॉ मटेरियल इज आल्सो नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। So the expenditure which is occur on purchasing raw material, it is also known as intermediate transaction। तो रॉ मटेरियल परचेस करने में जो पैसा खर्च हुआ, फ्यूल परचेस करने में जो पैसा खर्च हुआ वो कहलाएगा इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन। ओके, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि फ्यूल जो आपने परचेज किया 200 का और रॉ मटेरियल परचेज किया 800 का, तो दोनों मिलाकर जो है 1000 जो है वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन। ये इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन माइनस होगा, किस में से माइनस होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से, जो आप फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर चुके हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट 20,000, इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन माइनस कर देंगे। ठीक है, 20,000 माइनस 1000 ये आ जाएगा 19,000। 19,000 जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये सेकेंड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। तो सेकेंड स्टेप के अंदर सिर्फ आपने क्या किया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद जो आंसर आया वो है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, वो है आपका 19,000। क्लियर। थर्ड स्टेप के अंदर आप यही जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जो निकाला है, यही थर्ड स्टेप के अंदर आ जाएगा आगे। ठीक है, अब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जो आपने अभी कैलकुलेट किया था 19,000, सेकेंड स्टेप के अंदर कैलकुलेट किया था 19,000, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ग्रॉस चेंज होगा किस में, नेट में। NIT माइनस करेंगे तो मार्केट प्राइस चेंज हो जाएगी किस में, फैक्टर कॉस्ट में। फिर ये हो जाएगा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बाय वन फर्म, ये आ जाएगा। सपोज डेप्रिसिएशन है आपका इसमें 2000 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स है सपोज 1000, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 2000, NIT माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स 1000, तो माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 16,000, ये कहलाएगा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बाय वन फर्म। एक फर्म ने कितनी वैल्यू ऐड की, ये एक फर्म की नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकल रही कि एक फर्म ने नेट कितनी वैल्यू ऐड की, कितनी वैल्यू ऐड की, 16,000। इतना क्लियर हुआ। सिर्फ 3 स्टेप है इसके अंदर बस। पहले स्टेप में आपने कैलकुलेट किया कि जो कंपनी अगर कोई भी आउटपुट यानी कोई भी लॉक प्रोड्यूस करती है तो उस लॉक की इन टर्म ऑफ मनी में कितनी वैल्यू है। पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट किया, कैसे, प्राइस को मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी से, या फिर सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, इससे क्या निकल के आया, वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्लियर। आपने 20,000 के लॉक प्रोड्यूस किए, एक लॉक 100 रुपए का है, 200 लॉक कितने के होंगे, 20,000। तो जब आपने जो 200 लॉक प्रोड्यूस किए हैं, इन 200 लॉक की इन टर्म ऑफ मनी में कितनी वैल्यू है, 20,000। अब 20,000 के आपने लॉक प्रोड्यूस किए, तो जो 20,000 के लॉक प्रोड्यूस किए हैं उसमें कितनी वैल्यू ऐड हुई है, ये आपको फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, वो उसके लिए आप वैल्यू ऑफ आउटपुट जो 20,000 है उसमें से आप रॉ मटेरियल के जो एक्सपेंस हुआ है, फ्यूल खरीदने में जो एक्सपेंस हुआ है वो माइनस करेंगे, इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन माइनस करेंगे इसमें आप। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 20,000 माइनस इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन 1000 इज इक्वल टू 19,000। ये क्या आ गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस।
क्लियर? तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन। उसके बाद जब ग्रॉस वैल्यू एडेड आपने कैलकुलेट कर लिया, तो अब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ग्रॉस चेंज होगा नेट के अंदर, और एनआईटी माइनस करेंगे तो मार्केट प्राइस चेंज हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट में। इस तरह से 19,000 आपकी क्या है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, माइनस डेप्रिसिएशन 2,000, माइनस एनआईटी 1,000। अब 16,000 क्या आया नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बाय वन फर्म निकल के आ गया। तो लॉक जो मैन्युफैक्चर हुए हैं वो कितने के मैन्युफैक्चर हुए हैं? 20,000 के। कोई फर्म ए है, उसने 20,000 के लॉक प्रोड्यूस किए, लेकिन वैल्यू जो ऐड की है वो 20,000 ऐड नहीं की है। वैल्यू कितनी ऐड की है उसने? 16,000 की वैल्यू उसने ऐड की है। क्लियर? जैसे ये तो आपका पूरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक अलग से एक रफ एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है, वो कॉटन की शर्ट्स बनाती है। कॉटन की शर्ट्स बनानी है। सपोज उसने कॉटन की जो उसने शर्ट्स बनाकर सेल की है ना, वो 20,000 रुपीज़ की सेल की। लेकिन इस कॉटन की जो टी शर्ट है या कॉटन की जो शर्ट्स हैं जो उसने 20,000 की सेल की, क्या उसने 20,000 वैल्यू ऐड की? नहीं। उसने पहले कॉटन क्लॉथ खरीदा होगा, फिर कॉटन क्लॉथ से कॉटन की शर्ट्स बनाई होंगी। ठीक है? अब कॉटन का जो क्लॉथ है, सपोज वो कॉटन का जो क्लॉथ उसने पहले परचेज किया है, कॉटन का क्लॉथ जो है वो एज ए रॉ मटेरियल है। तो सपोज कॉटन का जो क्लॉथ था वो 15,000 का था, तो 15,000 का क्लॉथ खरीदा और उससे 20,000 की शर्ट बनाकर सेल कर दी। अब उसने कितनी वैल्यू ऐड की? ठीक है, एक पर्टिकुलर फर्म है जो रेडीमेड गारमेंट की शॉप फर्म है जो कॉटन की शर्ट्स बनाती है, तो उस रेडीमेड गारमेंट की फर्म ने 15,000 का कॉटन क्लॉथ खरीदा और कॉटन क्लॉथ जो है वो एज ए रॉ मटेरियल खरीदा और उससे कॉटन की शर्ट्स 20,000 की बनाकर बेची। तो अब उस फर्म ने कितनी वैल्यू ऐड की? ठीक है, कितनी वैल्यू ऐड की? 5,000। ठीक है, भाई रॉ मटेरियल जो खरीदा 15,000 का कॉटन का क्लॉथ और फिर उससे जो है कॉटन की शर्ट बना के बेची 20,000 की, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 वैल्यू क्या कर दी? ऐड कर दी, है ना। जो रॉ मटेरियल कितने का था? रॉ मटेरियल 15,000 का था, अब उसकी वैल्यू जो है 20,000 हो गई। तो कितनी वैल्यू उसमें ऐड हो गई? कितनी वैल्यू ऐड हो गई? 5,000 वैल्यू ऐड हो गई। तो इसका मतलब उसकी वो जो फर्म है उस फर्म ने 5,000 वैल्यू क्या की है? वो ऐड की है। ओके, ये 5,000 वैल्यू आ गई, ये ऐड किए। वही हमने यहाँ पे किया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन। इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है रॉ मटेरियल खरीदने में जो पैसे खर्च हुए। ठीक है, तो रॉ मटेरियल परचेज करने में जो पैसे खर्च हुए वो इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन माइनस करते हैं। किस में से माइनस करते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से। तो यहाँ पे आपने जो 20,000 की शर्ट बेची है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, उसमें से जो कॉटन का क्लॉथ खरीदा वो इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन है, वो हमने माइनस किया 15,000। तो कितना आ गया? 5,000 आ गया। तो आपने क्लॉथ खरीदा 15,000 का, उस क्लॉथ से शर्ट बना के सेल की 20,000 की, तो आपने कितनी वैल्यू उसमें ऐड कर दी? 5,000। 5,000 आपने इसमें वैल्यू ऐड की। अब उसमें से फिर हम कुछ टैक्स भी माइनस करते हैं, नेट, जैसे NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं। ठीक है, और कॉटन की शर्ट बनाने के लिए जो मशीन यूज़ हो रही है उस मशीन की वैल्यू 2 साल में 3 साल में कम हो जाती है, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। कॉटन की शर्ट बनाने में जो मशीन आप यूज़ कर रहे हो उस मशीन की वैल्यू जो है 2 साल में 3 साल में लगातार कम होती रहती है, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो वो भी माइनस किया हमने। कुछ गवर्नमेंट को टैक्स दोगे, वो जो फर्म है वो टैक्स देगी, ठीक है, वो टैक्स भी हम क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे, तब जाके क्या निकल के आएगी? नेट वैल्यू एडेड निकल के आएगी। डेप्रिसिएशन और टैक्स माइनस करने के बाद फिर क्या आती है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आती है कि कितनी वैल्यू उसने ऐड की।
ओके, तो ये आपका जो एक और मेथड था वो कंप्लीट हो गया।